हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th के सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हमने क्या लिया है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का यह है पहला चैप्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये सारे क्या है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ का अगर हम लोग देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्या है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यह कथन किसका है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का पहला आंसर क्या हो जाएगा, जिमरमैन। यह कथन जिमरमैन का है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन क्या है, प्राकृतिक है। यानी प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, जो वह संसाधन जो किसके तरफ से, ईश्वर के तरफ से हमें दिया गया हो या ईश्वर की तरफ से उत्पत्ति किया गया हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भूमि जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। यानी पृथ्वी हमारा जो है ज़मीन है, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव जनित है, यानी मानवकृत है। तो ये क्या, वन, सौर ऊर्जा, नगर या खनिज। तो यह हमारा जो है क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। मतलब सूर्य से प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलती है, यह कौन सा संसाधन है, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय। तो ये हमारा नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय किसे कहते हैं, जो क्या हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद भविष्य में दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय किसे कहते हैं कि ऊर्जा मतलब ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसे हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद भविष्य में इन फ्यूचर दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो लंबे समय लगेगा, इसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। तो क्या है इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है हमारा कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। मतलब लोहा अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव या मानवकृत है। तो लौह अयस्क है वो हमारा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। मतलब नवीकरणीय जो एक बार उपयोग होने के बाद भविष्य में हम लोग बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जल। जल हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। मतलब कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका एक भंडार क्या है, सीमित है, उसका खान क्या है, सीमित है, वो कुछ ही दिनों में उपयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा संसाधन ऐसा है जो क्या है, भंडार सीमित है, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा या पानी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए नंबर, खनिज तेल। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, खनिज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है हमारा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन ए में है 100, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का है। किसका है,
गांधी जी का है। अगला प्रश्न है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो यह जो है सर्वप्रथम संसाधनों के संरक्षण सुरक्षा के लिए जो है सर्वप्रथम वकालत किसने किया था, कल्फ ऑफ रोम ने जो है वकालत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। कहता है अगला प्रश्न में जब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब किस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह ऑप्शन ए, ब्राज़ील में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। क्योटो सम्मेलन ये हमारा जापान में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, मतलब किस मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। तो वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, खादर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपज होती है भारत में। अगला प्रश्न कहता है तो काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कौन, काली मिट्टी। अगला प्रश्न कहता है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है। क्या मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को कहते हैं हम लोग काली मिट्टी। कहता है लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग जो है वो क्या होता है, हमारा लाल होता है। याद रखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय कहने का मतलब रेगिस्तान, रेतीला मिट्टी का जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। तो कहाँ पे, हमारे भारत के राजस्थान में जो है सबसे अधिक रेतीला मिट्टी पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। चारागाह कहने का मतलब जो है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है। तो जानवरों को चराए जाने के लिए कितने प्रतिशत भूमि जो है क्या है, फ्री है। तो ये हमारा 4% भूमि क्या है, फ्री है। किसके लिए, चारागाह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण कहने का मतलब है कि
पंजाब में जो भूमि का उर्वरक शक्ति जो खत्म होता है जल्दी जल्दी, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ये प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है, ये कई बार पूछा गया सवाल है, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अब सोपानी कृषि किसे कहते हैं? पहाड़ी इलाकों में जो है किस तरह से ढालूनुमा खेती किया जाता है। इसी ढालूनुमा खेती को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि या तो सीढ़ीनुमा कृषि, इसी को ही कहा जाता है। तो यह जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में फेमस है। अगला प्रश्न है, कहते मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? कौन सा है? तो मेढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो बाधित कर देता है, ऐसे रसायन का नाम क्या है? तो उस रसायन का नाम है एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन एक रसायन है जो मेढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है हमारा क्या है? चक्रीय संसाधन है। कौन सा संसाधन? चक्रीय संसाधन। देखिए चक्रीय संसाधन किसे बोलते हैं? जो जैसे वर्षा होती है, फिर वो पानी मिट्टी के अंदर जाती है, मिट्टी से फिर वाष्प बन के जो है कहाँ जाती है? आसमान में जाती है, फिर वो बरस के पृथ्वी पर आती है, इसीलिए बोलते हैं इसे चक्रीय। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण जो है जल को नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। दूर से देखने पर यह पूरा का पूरा पृथ्वी जो है नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जो है, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का दक्षिण तरफ जो है ये पूरा का पूरा क्या है? समुद्र है, पानी से घिरा हुआ है। और उत्तरी गोलार्ध जो है इधर ही क्या है? सूखा है, इसीलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कहने का अर्थ है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो इसका जो है 96.5% किस में पाया जाता है? महासागर में ही जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कहते एक प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो एक प्राणी के शरीर में जो है 65 से 80% जल की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, और ये हमारा क्या है? आखिरी प्रश्न है आज का। कहता भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है? सिंचाई करने में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में? तो हमारे भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग क्या करने के लिए? सिंचाई करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।